गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था छठा लेसन जैव प्रक्रम। ठीक है, जिसमें कल अपन ने रक्त का जो परिवहन होता है हृदय के द्वारा, ठीक है, वो रक्त को जो पंप करने का कार्य करता है हृदय, उसके बारे में अपन ने पूरा पढ़ा था। ठीक है, और उसकी पूरी कार्य प्रणाली भी अपन ने लिख ली थी। ठीक है, आगे देखिए, मैंने आपको बोला था लास्ट में कि कार्य प्रणाली को शॉर्ट विधि में अपन लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए शॉर्ट विधि में अपन शुरू करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हुए। देखिए महाशिरा सबसे पहले आती है, महाशिरा आती है। महाशिरा में कैसा होता है रक्त? CO2 वाला। ठीक है, शरीर से कहाँ आता है? महाशिरा में। ठीक है, महाशिरा से आगे रक्त प्रवेश करता है। महाशिरा से आगे कहाँ? दायां आलिंग, दायां आलिंग। ठीक है, दायां आलिंग से आगे प्रवेश करता है यह दायां नीले में। कहा? दायां नीले में प्रवेश करता है। ठीक है, दायां नीले में प्रवेश करता है, और इस दायां आलिंग और दायां नीले के बीच कौन सा कपाट होता है? त्रिवलनी कपाट होता है। त्रिवलनी कपाट होता है। दायां नीले से ये आगे प्रवेश करता है, फिर जाता है ये शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में। फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ जाता है? फुफ्फुस में जाता है। ठीक है, यहां CO2 प्लस O2 वाला रक्त होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? दोनों के बीच आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, फुफ्फुस से ये आगे जाता है फुफ्फुस शिरा में। ठीक है, फुफ्फुस शिरा इसको वापस हृदय में ले जाती है। हृदय में ले जाती है। ठीक है, हृदय में कहां ले जाती है? ये बायां आलिंद में ले जाती है। ठीक है, बायां आलिंद से आगे जाता है ये बायां नीले में। ठीक है, बायां नीले में जाता है। बायां नीले और बायां आलिंद के बीच एक कपाट होता है, जिसे अपन द्विवलनी कपाट कहते हैं। ये बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड। बाई यानी दो, ट्राई यानी तीन। ठीक है, तो द्विवलनी कपाट होता है, खुल के सारा बायां नीले में आ जाता है। अब यहां से देखिए, यहां तक जो रक्त आया था वो कैसे आया था? वो आया था सारा का सारा, वो सबका सब CO2 वाला था। यहां से जो रक्त आ रहा है वो O2 वाला है। ठीक है, तो अपन नीचे लिखते चलते हैं कि रक्त कैसा है। अब यहां से ये O2 में वाला रक्त हो जाता है, क्योंकि यहां पर रक्त का क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होता है। ठीक है, ये O2 जब बायां नीले पूरा भर जाता है, तब ये जाता है किसमें? महाधमनी में, और महाधमनी द्वारा ये कहां भेज दिया जाता है? पूरा शरीर में। ठीक है, भेज दिया जाता है। यही चक्र जब वापस वहां पर शरीर में कोशिकाओं के पास जाता है, फिर से कोशिका ऑक्सीजन लेती है, CO2 ग्रहण करती है, वो CO2 वाला रक्त वापस महाशिरा में आता है। ये कंटिन्यू चलता रहता है पूरा प्रोसेस। ठीक है, ये शॉर्ट सी प्रक्रिया है, कैसे आगे चलता है। नोट बना के लिखना। अब हमारा जो शरीर का रक्त परिसंचरण होता है वो दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर रक्त 2 बार प्रवेश करता है। कितनी बार? 2 बार प्रवेश करता है। कहां कहां? पहला तो देखिए महाशिरा द्वारा दायां आलिंद में आता है, फिर ये फुफ्फुस धमनी से बाहर जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों के बाद वापस फुफ्फुस शिरा द्वारा एक बार फिर से कहां आता है? हृदय में आता है। ठीक है, तो मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में कैसा रक्त परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है,
तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर जैसे दिखा और ये नीचे के नोट। आगे देखिए, आगे की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, आगे अपन रक्त दाब के बारे में देखते हैं। रक्त क्या करता है, जब नलिकाओं में बहता है, वाहिकाओं में बहता है, रुधिर को लाना ले जाने का कार्य कौन करता है, वाहिकाएं करते हैं। जब वाहिकाओं में रक्त बहता है तो वो वाहिकाओं की दीवारों पर क्या लगाता है, दाब लगाता है, ठीक है। उस दाब को अपन क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। तो अगला हमारा रक्तचाप, रक्त दाब, या जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है, नॉर्मल भाषा में जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, रक्त वाहिकाओं में रक्त के बहने से वाहिकाओं की दीवारों पर लगने वाला दाब रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है, ठीक है। रक्त वाहिकाओं में रक्त के बहने से वाहिकाओं की दीवारों पर लगने वाला दाब रक्तचाप कहलाता है। ये रक्तचाप कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, रक्तदाब दिशाओं की अपेक्षा रक्तदाब जो होता है वो सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है, क्योंकि सिराएं क्या होती हैं, थोड़ी चौड़ी होती हैं और जो धमनियां होती हैं वो कम चौड़ी होती है। तो रक्तदाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। धमनियों में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। देखिए, धमनी में रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन, ठीक है, जो नीले प्रकुंचन से प्रकुंचन दाब तथा नीले शीतलन से धमनी पर जो दाब लगता है वो नीले के प्रकुंचन से धमनी पर जो दाब लगता है वो प्रकुंचन दाब या जिसे सिस्टोलिक कहते हैं, तथा नीले के वापस शीतलन अपनी नॉर्मल अवस्था में आने पर जो दाब लगता है उसे डायसिस्टोलिक या अनुशीतलित दाब कहते हैं, ठीक है। धमनियों पर धमनी में नीले के प्रकुंचन या संकुचन जिसे अपन कहते हैं, प्रकुंचन से धमनी पर लगने वाला दाब प्रकुंचन दाब या जिसे अपन सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक तथा नीले के अनुशीतलन से नीले के शीतलन शिथिलन से धमनी पर लगने वाला दाब अनुशीतलन दाब या
इसे क्या कहते हैं अपन, डायसिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है। सामान्य जो प्रकुंचन दाब होता है वो लगभग 120 मिली पारा तथा अनुशीतलन का जो दाब होता है, अनुशीतलन दाब होता है वो 80 मिलीमीटर होता है। ठीक है। सामान्य प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक वो होता है, प्रकुंचन या सिस्टोलिक दाब कितना होता है, 120 पारा भरा होता है, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है जिससे अपन ताप मापते हैं वो, ठीक है, जो सॉरी जिससे अपन रक्तचाप मापते हैं उस यंत्र में पारा भरा होता है तथा अनुशीतलन दाब या डायसिस्टोलिक अस्सी होता है। ठीक है। अर्थात रक्तचाप कितना होता है, बराबर 120/80 प्रति हाइग्रेंसियम, यानी हाइग्रेंसियम किसका प्रतीक है, पारे का प्रतीक है। इसको इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ठीक है। इससे 120 से ज्यादा होने पर क्या हो जाता है, 120 और 80 से जब ये रीडिंग ज्यादा आती है तो वो उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, ठीक है, उच्च रक्तचाप, और जब कम आता है तो लो रक्तचाप या निम्न रक्तचाप कहलाता है। ठीक है। रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है, इसे अब यंत्र का नाम क्या होता है, मैनोमीटर, रक्तचाप मापी है। ये रक्तचाप मापने का जो यंत्र है, नाम पूछा जाता है कई बार, मैनोमीटर। ठीक है। आगे देखिए, कुछ रुधिर वाहिकाएं होती हैं। ठीक है। रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, जैसे महाशिरा, महाधमनी। ठीक है। और रुधिर वाहिकाएं होती है तो रुधिर को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक या हृदय से शरीर में, शरीर से हृदय में लाने ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है। तो रुधिर वाहिकाओं की थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। रुधिर वाहिकाएं क्या होती है, देखिए शरीर के समस्त भागों में रुधिर को लाने ले जाने का कार्य करने वाली क्या कहलाती है, रुधिर वाहिकाएं कहलाती है। डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है। ठीक है। देखिए, धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को लेकर जाती है। ठीक है। तो देखिए, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। अपवाद फुफ्फुस, पीछे अपवाद के रूप में आप ऐसे कोष्टक करके लिख देना, फुफ्फुस धमनी, ये अपवाद है। अर्थात ये धमनियों का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का शरीर के विभिन्न भागों में, लेकिन फुफ्फुस धमनी ऐसी है जो CO2 वाला रक्त ले जाती है। तो अपवाद फुफ्फुस धमनी, पीछे लिख देना CO2 युक्त रक्त
का परिवहन, रक्त का परिवहन करती है, इसलिए ये अपवाद है। इसी तरह शिराएं क्या करती हैं? अब धमनियों की जो खासियत होती है, धमनियों की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, ठीक है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। तो रुधिर हृदय से क्या, बहुत तेज दाब से, बहुत उच्च रक्तचाप से निकलता है, तभी तो वो पहुंचेगा शरीर के ऊपर वाले भाग में, नीचे वाले भागों तक पहुंचेगा। तो उच्च रक्त दाब से निकलता है, बहुत दाब से निकलता है, इसीलिए धमनियों की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, ठीक है, और लचीली होती है। अगर मोटी नहीं होगी, पतली होगी, तो उच्च दाब से वो फट जाएगी, ठीक है। इसलिए धमनियों की भित्ति मोटी तथा मोटी तथा कैसी होती हैं? लचीली, मोटी तथा लचीली होती हैं, क्योंकि हृदय से रक्त उच्च दाब पर निकलता है, हृदय से उच्च दाब पर निकलता है, ठीक है, हृदय से उच्च दाब पर निकलता है, इसलिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, शिराएं विभिन्न अंगों से क्या करती है? रुधिर को हृदय तक लाती है, ठीक है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है, हृदय तक लाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप। तो धमनियां क्या करती है? हृदय तक, हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन वाला, वो शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो शिराएं क्या होती हैं? शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं, जो CO2 वाला रक्त होता है वो लाती है। शिराओं की एक खासियत है ये कि जो अपन ब्लड डोनेट करते हैं, किसी को खून देते हैं, या जो भी ब्लड डोनेशन कैंप है वहां पर हमारा खून निकाला जाता है, रक्त निकाला जाता है, तो शिराओं से निकाला जाता है। ध्यान रखना, कहीं पर आप लिख देना, क्योंकि ये पिछले साल के कोर्स में था ये सब चीजें, ठीक है। इस बार अपने कोर्स में ये चीजें नहीं है, अपने सिलेबस में ये चीजें नहीं है अभी, तो इनके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे अपन, वरना रक्त से जुड़ी अभी 5-7 बातें और हो सकती है। फिर देखिए, वहन का कार्य रुधिर के अलावा लसिका भी करती है, ठीक है। तो लसिका क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लसिका, ठीक है। अब लसिका क्या होती है? तो देखिए, लसिका भी वहन में सहायता करती है, ठीक है। लसिका भी वहन में सहायता करती है, वहन में सहायता करती है, ये भी पदार्थों को लाने ले जाने में क्या करती है? सहायता करती है, ठीक है। देखिए, केशिकाएं जो होती है, केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर वाहिकाएं क्या हो जाती है? बाहर निकलकर उत्तक की अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती है, ठीक है, तथा उत्तक तरल या लसिका कहलाता है। अब लसिका का निर्माण कैसे होता है वो देखिए। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित, पहले इसको अपन लिख लेते हैं पूरा, केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित, केशिकाओं की भित्ति में
उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं जो होती है तथा रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं बाहर निकलकर कहाँ आ जाती है? बाहर निकलकर ऊतक की जो अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। उत्तर अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करता है। तथा ये ऊतक फिर क्या करता है? जब इन ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में क्या कुछ प्लाज्मा प्रोटीन या रुधिर कणिकाएं आ जाती हैं, कोशिकाएं आ जाती हैं, तो ये क्या करता है? ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करता है। ठीक है। आगे देखिए, लसिका क्या होती है? एक तो रंगहीन पदार्थ होती है, रंगहीन तथा इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है। लसिका रंगहीन तथा थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। थोड़ी मात्रा में इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है। देखिए, ये क्या करती है? पचा हुआ भोजन, साथ में लिखते चलते हैं, पचा हुआ तथा शूद्रांत द्वारा अवशोषित वसा, पचा हुआ तथा शूद्रांत द्वारा जो अवशोषित वसा होती है, पचा हुआ तथा शूद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन, अवशोषित जो वसा होती है, तेलीय पदार्थ होता है, वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। किस पदार्थों का वहन करती हैं? पचा हुआ तथा शूद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का ये वहन करती हैं। और क्या करती है? तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में वापस रुधिर में ले जाती है। जो तरल होता है उसको बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस कहाँ ले जाती है? रुधिर में ले जाती है। तथा तरल पदार्थ को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाते हैं। रुधिर में ले जाती है। ठीक है। ये एक हमारे लसिका होती है जो वहन का कार्य करती है। ठीक है। यहाँ हमारा जो मानव में वहन कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो कंप्लीट हुआ। अब इसके अलावा पादपों में वहन कैसे होता है वो भी अपन चर्चा करते हैं। पहले आप इसका क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
फिर अपन नए से शुरू करते हैं। अब पादपों में पदार्थों का वहन कैसे होता है वो अपन चर्चा करेंगे अच्छे से। पादपों में पदार्थों का वहन, तो देखिए पादपों में पदार्थों का वहन कैसे होता है। तो पादपों में परिवहन, पादपों में परिवहन कैसे होता है, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, CO2। पहले तो भोजन किससे निर्माण करते हैं पौधे अपने, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो करते क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 व जल से कार्बोहाइड्रेट, CO2 व जल से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 व जल से कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये भोजन बन गया। अब इस भोजन को, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में, ठीक है, यानी पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, भोजन का निर्माण हो रहा है। तो उसका वहन अन्य भागों तक, पौधे की जड़ों तक कैसे आता है, अन्य दूसरी शाखाओं तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बन गया, लेकिन जो कच्ची सामग्री होती है वो अलग से प्राप्त की जाती है, जिससे पौधे के शरीर का निर्माण होता है। तो पादप शरीर के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तो बन गया, अब उसका परिवहन कैसे होता है। देखिए कच्ची सामग्री के रूप में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम व प्रचुरतम स्रोत है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य जो खनिज लवण होते हैं वो मृदा से लिए जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवणों के लिए, अन्य खनिज लवणों के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, आवश्यक जो लवणों के लिए मृदा निकटतम व प्रचुरतम स्रोत है। मृदा निकटतम यानी सबसे पास वाला व प्रचुरतम, और इसमें मृदा में बहुत ही ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस पाए जाते हैं। निकटतम व प्रचुरतम स्रोत, निकटतम और प्रचुरतम स्रोत हैं, ठीक है। इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। इन पदार्थों का अवशोषण कौन करता है, मृदा से। इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। जड़ों द्वारा क्या होता है, इन पदार्थों का अवशोषण होता है। ऊर्जा व जो कच्ची सामग्री होती हैं को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने
के लिए परिवहन की क्रिया होती है। अब जड़ों द्वारा ग्रहण तो कर लिया भाई सभी चीजें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अन्य खनिज लवण मृदा से जड़ों द्वारा पौधों ने ग्रहण कर लिया, लेकिन उनकी जरूरत पत्तियों तक है। तो पत्तियों तक या पौधे के अन्य भागों तक इन ऊर्जा और कच्ची सामग्री को पहुंचाने के लिए क्या होती है, एक परिवहन की क्रिया होती है। ठीक है, ऊर्जा तथा कच्ची सामग्री को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की क्रिया होती है। परिवहन की क्रिया होती है। ठीक है, परिवहन की क्रिया होती है। ठीक है, पादप वहन तंत्र, जो पादप में परिवहन तंत्र होता है, पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पादपों में जो वहन तंत्र होता है, जो प्रकाश संश्लेषण से पत्तियों में ऊर्जा या भोजन बना है वो, और जड़ों में जो कच्ची सामग्री है, ठीक है, जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पादप वहन तंत्र, पादप वहन तंत्र क्या करता है, वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा तथा भोजन, ऊर्जा व भोजन तथा भोजन तथा भोजन युक्त पदार्थ, भोजन युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री का वहन करता है। अब पौधों का जो परिवहन तंत्र होता है वो पत्तियों में भंडारित ऊर्जा व भोजन युक्त पदार्थों का तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, देखिए जाइलम, आगे देखिए जाइलम क्या करता है, दो परिवहन के लिए दो नलिकाएं होती हैं। ठीक है, दो समान ऊतक होते हैं, दो प्रकार के ऊतक उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जा यानी जड़ से अन्य भागों तक ले जाने का कार्य करता है। जड़ों से जो भी चीजें निकाली जाती है वो जाइलम पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है। तो जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। ठीक है, जाइलम मृदा से प्राप्त जल एवं अन्य खनिज लवणों का वहन करता है, अन्य खनिज लवणों का क्या करता है, वहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण से बने उत्पाद का अन्य भागों तक वहन करता है। तो दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन या उत्पाद का अन्य भागों तक वहन करता है। अन्य भागों तक क्या करता है, ये वहन करता है। ठीक है, तो ये पौधों पादपों में परिवहन होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे जल में परिवहन कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका।
इसके बाद अपन देखेंगे कि जल का परिवहन जड़ों से अन्य भागों तक कैसे होता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना उत्पाद अन्य भागों तक कैसे पहुंचता है, वो भी अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इस अध्याय को। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। आज मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।